बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 11 और इसका टॉपिक है हमारा स्टेट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि जो स्टेट है वो होती क्या है, किस एंटिटी को, किस यूनिट को हम स्टेट कह सकते हैं, स्टेट का लफ्ज़ निकला कहाँ से है, उसके लफ्ज़ी लिटरल मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। जब हम इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो फिर हम सेकंड पोर्शन में पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स हैं, एसेंशियल्स हैं जो पूरे होंगे तभी हम किसी एंटिटी को स्टेट कह सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक अपना। स्टेट का लिटरल मीनिंग क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट व्हेन कंसीडर्ड इन अ जनरल लिंग्विस्टिक सेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन ओरिजिन। अगर हम लिंग्विस्टिकली बात करें, सिर्फ ये देखें कि जो ये लफ्ज़ है स्टेट का, ये हमारे तक आया कैसे, ठीक है, हमने ये इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो हमें पता चलता है कि ये इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन में है, लातीनी ज़बान में है, और वहाँ से किसी वर्ड से ये निकाला गया है लफ्ज़। अब क्या है? द वर्ड स्टेट हैज़ इट्स रूट्स इन द लैटिन टर्म स्टेटस। कौन सा लैटिन वर्ड है? स्टेटस। लैटिन में स्टेटस जो है उससे निकाला गया है और ओरिजिनेट हुआ है, ड्राइव किया है हमने वर्ड स्टेट। और लैटिन में जो स्टेटस वर्ड है, ये स्टेटस वर्ड भी इंग्लिश के अंदर आ चुका है। और इसका मकसद क्या है? हमारा कंडीशन और पोजीशन, इसका मतलब होता है स्टेटस का। हम कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन किसी की कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तभी हम डिसाइड करते हैं ना उसका स्टेटस क्या है। वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो क्या मतलब हुआ स्टेटस का? कंडीशन और पोजीशन। ये लैटिन टर्म था। लैटिन टर्म से लैटिन लैंग्वेज से ये इंग्लिश में आया लफ्ज़, और इस आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होता रहा मुख्तलिफ जगहों पे, और आहिस्ता आहिस्ता इससे इसी से वर्ड से बना लफ्ज़ स्टेट। वर्ड स्टेट हमारे पास आया। द टर्म स्टेटस कहाँ से अब ड्राइव हुआ? द टर्म स्टेटस इससे इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ब स्टेयर। लैटिन ज़बान में ही एक वर्ब था स्टेयर, जिसका मतलब था टू स्टैंड, उससे ड्राइव हुआ है हमारा वर्ड स्टेटस। अब कैसे हो गया? हायरार्की करें कि लैटिन लैंग्वेज में हमारे पास एक वर्ड था स्टेयर, जिसका मतलब था टू स्टैंड, उससे हमारा ड्राइव हुआ वर्ड स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या हुआ? कंडीशन और पोजीशन। और स्टेटस लफ्ज़ के से आगे ड्राइव हुआ हमारे पास लफ्ज़ स्टेट। एट द एंड हमारे पास स्टेट लफ्ज़ आ गया। ये इसकी लिंग्विस्टिक सेंस में इसका ओरिजिन है। तो सो इट्स एट इट्स कोर द वर्ड स्टेट इज लिंग्विस्टिकली कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ कंडीशन एंड पोजीशंस, एंड इट हैज़ evolved over time to encompass various meanings and applications, including those related to political entities, conditions, situations and more। तो हमारे जो स्टेट का लफ्ज़ आ गया, उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस सारे का जिस्ट निकालें कि जो कंडीशन और पोजीशन होती है, या वो आइडिया जो इससे कनेक्टेड होता है, और पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल एंटिटीज़, उनकी सिचुएशंस, उनकी कंडीशंस, ये सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मिला के हमारा पास आता है कॉन्सेप्ट स्टेट का। तो लिटरली अगर हम सेंस में इसकी मीनिंग के लिहाज से हम इसको निकालें तो स्टेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही होगी और जिसके अंदर तमाम एसेंशियल्स पूरे होंगे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो ही हम उस ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी को स्टेट कह सकते हैं। ये हमारा लफ्जी मीनिंग, लिटरल मीनिंग है। डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अ स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस इज अ सॉवरन एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी विद डिफाइंड बॉर्डर्स। अब वो कह रहे हैं अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के ज़रिए से देखें, उनके नुक्ता नज़र से हम देखें, या गवर्नेंस होता है हुकूमत करना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट क्या है? अ सॉवरन एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी। अंडरलाइन कर लें सॉवरन को और टेरिटरी को। टेरिटरी होती है आपकी हदूद, ये हम एलिमेंट्स में आपको मैं बताऊंगी डिटेल में भी। टेरिटरी क्या है? इलाकाई हदूद, ठीक है। और सॉवरेनिटी हमारी खुद मुख्तारियत। अब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी जिसकी एक टेरिटरी होगी, ख़ास बाउंड्री होगी, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होंगे। अंडरलाइन करें तीसरा, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स, ये, और वो सॉवरन होगी, तो हम उसको ही स्टेट कह सकते हैं, जिसके ऊपर प्रॉपर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी जो उसके ऊपर हुकूमत कर रही होगी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट दैट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ विद इन इट्स टेरिटरी। अब क्या होगा? उसको हम स्टेट कहेंगे जिसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड, एक मुश्तरका गवर्नमेंट होगी, एक अथॉरिटी होगी जिसका काम होगा कि वो लॉज बनाए और उसको इन्फोर्स करवाए उस हदूद के अंदर रहते हुए। स्टेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ इन द इंटरनेशनल
system and have control over their internal and external affairs. अब जो भी states होती हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे उसको देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ होती हैं, एक अलग शनाख्त रखती हैं, सॉवरन होती हैं, उनको फुल कंट्रोल होता है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर। ये हमारी डेफिनेशन है जर्नल स्टेट की। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो डिफाइन कैसे कर रही है स्टेट को, कहती है अ नेशन और टेरिटरी कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर वन गवर्नमेंट। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है ये, इसके अंदर तमाम एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं और ये है भी कम्पैक्ट सी। अगर आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हवाला देना है तो साथ इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और एज इट इज़ याद करना है। उन्होंने क्या कौन है स्टेट? अ नेशन और टेरिटरी, कोई भी नेशन, कौम या जो एक ख़ास बाउंड्री में, वेल डिफाइंड बाउंड्री में रहने वाले टेरिटरी जिनके पास है, कंसीडर्ड होते हैं एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। उनको समझा जाता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं। और क्यों, कब समझा जाता है? जब अंडर वन गवर्नमेंट वो पूरा सिस्टम रन कर रहा हो, पूरी नेशन एक गवर्नमेंट को मान रही हो। A sovereign and independent entity capable of entering into relation with other states and enjoying international legal personality। फिर वो क्या कह रहा है? जो सॉवरन और इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी जिसको हम स्टेट कह रहे हैं, वो इस काबिल होनी चाहिए, वो काबिल हो जाती है बल्कि, कि जो अदर स्टेट से इंटरनेशनली आप साइन कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो स्टेट्स ही एक दूसरी स्टेट से बात करती हैं। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अफेयर्स होते हैं, एक स्टेट दूसरी स्टेट से तमाम मैटर्स को डिस्कस करती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट की एक अलग लीगल पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है मुख्तलिफ, ये मेन जो आपको है ना कॉन्सेप्ट स्टेट का क्लियर हो गया है। अब ये मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट बताएंगे इसी बात को मुख्तलिफ वर्डिंग इस्तेमाल करके। आप लोगों ने इसको पढ़ना है, याद करना है, हम डिस्कस करते हैं। बार बार एक ही बात होगी, लेकिन हर ज्यूरिस्ट ने अपने तरीके से उस बात को बताएगा वो, और स्टेट को डिफाइन करेगा। मैक्स वेबर क्या कह रहा है? अ प्रोमिनेंट जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजी का बंदा था जर्मन का, और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था। डिफाइन द स्टेट, उन्होंने क्या किया? एज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ ए मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। वो कहता है स्टेट वो है जिसके पास पावर हो, फिजिकल फोर्स हो, कि जो एक इलाकाई हदूद है, वेल डिफाइंड जो बॉर्डर्स हैं, टेरिटरी जो है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके, उसके ऊपर चीज़ें वो लागू कर सके। अकॉर्डिंग टू वेबर द स्टेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स अथॉरिटी एंड द एबिलिटी टू इन्फोर्स इट्स रूल्स एंड डिसीजंस। उसको कहता है कि मैं स्टेट जब उसी चीज़ को मानूंगा जिसके पास अथॉरिटी होगी और एबिलिटी होगी इन्फोर्स करने के, रूल्स एंड डिसीजन अपने इम्पोज करने की गवर्नमेंट बंदों के ऊपर, और जो बंदे उसकी बात सुनेंगे उसी यूनिट को हम स्टेट कह सकते हैं। जेन रोसो क्या कहता है? ये फ्रेंच फिलोसफर था, जेन जैक्वेस रूसो viewed the state as the embodiment of general will। अब ये देखिए इनका ना नुक्ता नज़र पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क होता जा रहा है। मैक्स वेबर कह रहा है कि स्टेट क्या है? जिसके पास पावर होगी, फिजिकल फोर्स होगी विद इन अ टेरिटरी, जो अपनी बात को मनवा सके, हम उसको स्टेट कहते हैं। जो रूसो है वो क्या कह रहा है? कि स्टेट का मतलब होता है जनरल विल ऑफ द पीपल, कि तमाम बंदों की जनरल विल। ही आर्ग्यूड दैट लेजिटिमेट स्टेट इज़ वन इन विच सिटीजन्स कम टुगेदर to form a social contract, creating a collective body to represent their common interest। रूसो के मुताबिक कहता है कि जिस एक ना पीपल के दरमियान तमाम आपस में जो बंदे होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और वो इम्प्लाइड तरीके से वो अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं कि हमारी जर्नल विल के मुताबिक हम फ़लाँ बंदे को एज ए तमाम अथॉरिटीज़ देते हैं कि वो हमारे ऊपर हुकूमत कर सके। तो कलेक्टिव बॉडी का ये यूनानिमस डिसीजन होता है कि हमने किसको अपने ऊपर हुकूमत करने की इजाज़त देनी है। पॉलिटिकली उसको बाकायदा चूज़ करते हैं हम अपने वोट के ज़रिए। तो जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का मतलब ये होगा कि जनरल विल ऑफ पीपल जब तक रहेगी, जब तक कि वो हुकूमत, वो जो गवर्नमेंट होगी वो हमारे ऊपर हुकूमत कर सकती है। तो जो रोसो है वो किसको इंपॉर्टेंट दे रहा है? कह रहा है स्टेट के अंदर अगर जनरल विल पीपल की है तभी वो चीज़ स्टेट रहेगी। जब जनरल विल ऑफ पीपल ख़त्म हुई उसी वक्त सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म कर देंगे और वो फिर उस गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। जब उस गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे तो ये असल में आगे जाकर आपको क्लियर होंगे। ये सारे एलिमेंट्स हैं स्टेट के, 4 एलिमेंट हैं, गवर्नमेंट, टेरिटरी, सोवरेनिटी और पॉपुलेशन। इन चारों में से जब भी कोई एक यूनिट ख़त्म होता है ना तो हमारा वो स्टेट ना फॉल कर जाती है, वो स्टेट नहीं रहती। तो जो ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें किसी ना किसी एक एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। जैसा मैक्स वेबर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो फिजिकल फोर्स के ऊपर ज़्यादा कर रहा है। वो कह रहा है फिजिकल फोर्स होगी तो हम हर चीज़ मनवा लेंगे। लेकिन रूसो का कंसेप्ट और है, वो कहता है नहीं, जो जनरल पब्लिक है जिनके ऊपर जिसके हुकूमत की जा रही है, यानी कि हम लोग आम सिटीज़न, उनके ऊपर मायने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर वही नहीं रहेंगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली ख़त्म
हो जाएगी या उस स्टेट में इंतशार हो जाएगा, वन गवर्नमेंट सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट थॉमस हॉब्स क्या कहता है, इंग्लिश फिलोसफर था ये थॉमस हॉब्स, फेमसली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नेचर एज ए कंडीशन ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड सिक्योरिटी विद अ पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। लेवियथन कहते हैं, लेवियथन जिसको नहीं आ रहा वो पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी भी कर सकता है, एट्स इट्स एम्बॉडीमेंट। अब थॉमस हॉब्स क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वही रूसो वाली बात है कि जनरल विल ऑफ द पीपल के ज़रिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करें। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कर रहे हैं कि मेंटेन ऑर्डर एंड सिक्योरिटी हमने करनी है, और एक पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी हम अपने लिए मखसूस कर रहे हैं, और इसके ज़रिए ही हम अपने मुल्क का निज़ाम चलाएंगे, और इस सारे सिस्टम को हम कहेंगे स्टेट। थॉमस हॉब्स कह रहा है कि ये दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं कि किसी भी एंटिटी को स्टेट कहलवाने के लिए। जॉन लॉक क्या कह रहा है, जॉन लॉक अनदर इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश फिलोसफर हैड ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब ये इंग्लिश फिलोसफर था, इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। क्या है, ही बिलीव्ड दैट द स्टेट्स प्राइमरी रोल इज़ टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो कह रहा है कि जो स्टेट है ना उसका प्राइमरी रोल होता है कि हर एक की नेचुरल राइट्स को हिफाजत करे। इसी वजह से लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक हुकूमत अपने ऊपर कायम करते हैं ताकि वो हमारी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत कर सके, हमारी प्रॉपर्टी को, लिबर्टी को, आज़ादी को, ज़िंदगी को, लाइफ को सेफ गार्ड मुहैया कर सके। लॉक्स थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट एम्फसाइज द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड एंड द लिमिटेशन ऑफ द स्टेट पावर। अब जॉन लॉक उसको क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट क्या है, जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है, यानी कि आम पब्लिक, और स्टेट की पावर्स के अंदर लिमिटेशन है। वो कह रहा है कि जो कंसेंट ऑर्डर ऑफ द गवर्नड है, जो सिटीजन्स की मर्जी है उसके और स्टेट की पावर के अंदर एक गहरा ताल्लुक है। स्टेट की पावर जब तक ऐसे इस्तेमाल होगी, गवर्नमेंट की पावर जब तक ऐसे इस्तेमाल होगी कि वो आपकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर सके, जब तक तो जो गवर्नड होंगे, जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है, वो उस बात को मानेंगे, अपनी रजामंदी से मानेंगे। लेकिन अगर स्टेट अपनी उस पावर का गलत इस्तेमाल करती है और जो गवर्न हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी ही लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ख़तरा हो जाता है, तो जॉन लॉक के मुताबिक वो उसी वक्त से स्टेट की डेफिनेशंस में कोलैप्स हो जाता है, स्टेट की डेफिनेशन में से निकल जाता है वो एंटिटी, वो स्टेट ही नहीं कहलाती। हेंस कैल्सन क्या कहता है, द ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट था, ये ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट था। हेंस कैल्सन इज़ नाउन फॉर हिज थ्योरी ऑफ द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पेश की थी, ये लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं इन डिटेल। तो ही कंसीडर्ड द स्टेट एज द हाईएस्ट नॉर्मेटिव अथॉरिटी इन ए लीगल सिस्टम। ये क्या कहते थे, क्या कहता था कि स्टेट जो है ना वो हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी भी लीगल सिस्टम में। कैल्सन्स थ्योरी फोकस्ड ऑन द hierarchical structure of legal norms which the constitution as a fundamental norm at the apex। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जब एक स्टेट बन जाती है, उसके तमाम एसेंशियल एलिमेंट पूरे हो जाती हैं, तो वहाँ पर ना एक सिस्टम क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसके अंदर एक ख़ास हायरार्की से हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, हम लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएं, और सबसे सुप्रीम जो चीज़ होती है वहाँ पर किसी भी स्टेट के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो फंडामेंटल नॉर्म होता है, ये लॉ होता है जिसकी वजह से वो स्टेट बनती है और स्टेट के तमाम ऑर्गन्स आगे डिक्लेयर होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा जाता है कि हमारा प्रेसिडेंट कैसा, हमारा कौन सी तरह का हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, किस तरह की हमने गवर्नमेंट सेलेक्ट करनी है, हमारा प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होगा, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम होगा वो कैसे रन करेगा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा वो कैसे चलेगा, इस मुल्क का बजट कैसे पेश किया जाएगा, इस मुल्क की ट्रेड कैसे होगी, और बहुत सारी चीज़ें उस स्टेट की यानी डिफ़ाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होंगे, और जो हमारे गवर्नमेंट में बंदे हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, उनको कैसे आपने इलेक्ट करना है और कैसे उनको सीट से उतारना है, कैसे उनको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं हम। ये सारे ऑप्शंस और बहुत सारी और चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो होता है स्टेट, वो उसमें बयान की जाती हैं। तो हेंस कैल्सन कहता है कि किसी भी स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है लीगल सिस्टम की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, उसको वो कहता है अगर तो वर्क कर रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसके लिहाज से तमाम गवर्निंग अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, तो तब तक ही वो स्टेट सही तरीके से चल सकती है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन की वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ कोलैप्स कर गई, इंसाफ वहाँ नहीं हो रहा, लॉ की हुक्मरानी नहीं है। तो जिस स्टेट के अंदर, जिस यूनिट के अंदर लॉ की हुक्मरानी नहीं होगी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो वहाँ पर एट द एंड आपस में जाके लड़ाई फसाद होगा, पावर्स के ऊपर लड़ाई होगी, जंग होगी, और एट द एंड क्या होगा रिजल्ट कि वो स्टेट जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगी।
और जब कोई भी चीज़ उसकी ख़राब होगी तो वो स्टेट की डेफिनेशंस में निकल जाएगी। जब वो स्टेट की डेफिनेशंस में निकल जाएगी, कोलैप्स कर गया, फॉर एग्जांपल उसके अपने सिटीज़न ने ही बगावत कर दी उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो लड़ाई हो गई, लड़ाई फसाद हो गई, तो वहाँ पर वो स्टेट एक जनरल अथॉरिटी नहीं रही जो फैसला कर सके, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल कर सके। तो एट द एंड क्या होगा, वो स्टेट स्टेट ही नहीं कहलाएगी। जब वो स्टेट स्टेट नहीं कहलाएगी तो फिर इंटरनेशनल जो हमारा फोरम है उसके अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद है कैरल मार्क्स। कैरल मार्क्स क्या कहता है, वो जर्मन फिलोसफर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। व्यूड द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास टू प्रोटेक्ट एंड परपेचुएट द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर। ही फेमसली रेफर्ड टू द स्टेट एज द एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ द इन कैपिटल सोसाइटीज़। ठीक है। ऐसे ये कैरल मार्क्स को आप रहने दें, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना इकोनॉमी के लिहाज से ना हमें डेफिनेशन दी है। तो आप पहली 5 डेफिनेशंस हैंस कैल्सन तक कर लें, आप लोगों के लिए ये इतनी ही ज़रूरी है। ठीक है। ये जुरिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने लिहाज से, किसी ने हिस्टोरिकली, किसी ने कल्चरली, किसी ने फिलोसफिकली कॉन्टेक्स्ट में अपने लिहाज से स्टेट का आइडिया दिया कि स्टेट को स्टेट रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। पॉलिटिकल बायस्ड भी हो सकती हैं थॉट्स इनकी, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। इनमें से जो पॉइंट ऑफ व्यू जिसका आपको अच्छा लग रहा है वो आप ज़ाहिर बात है उसको ज़्यादा इंडोर्स करेंगे, लेकिन आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से 5 जो आपके ज्यूरिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन लिखनी है, याद करनी है समझ के, और इसके साथ अटैच करनी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बहुत टू द पॉइंट और बड़ी ईजी सी है। ये आपका क्लियर हो गया। अब ये आपका जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेशंस का, ये अब ज़्यादा क्लियर होगा जब हम 1 बाय 1 स्टेट के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। क्या स्टेट के एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 एलिमेंट है स्टेट का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती क्या है? पॉपुलेशन रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स हु रिजाइड विद इन द डिफाइंड बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट। इट इंक्लूड सिटीजन्स, रेजिडेंट्स एंड इवन नॉन सिटीजन्स हु आर सब्जेक्ट टू द स्टेट्स अथॉरिटी एंड गवर्नेंस। पॉपुलेशन क्या है? हमने पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे भी पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े हैं ना, कि ओवर पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे लेके पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। तो आबादी क्या है? आबादी किससे बनती है? हमारे सिटीजन से, जो बंदे हमारे मुल्क में रह रहे हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? वो सिटीजन, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान एक स्टेट है, इसकी एक ख़ास पॉपुलेशन है। ठीक है। करंट अब आप लोगों ने देखनी है आजकल कितनी पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है। पॉपुलेशन किस पे कंसिस्ट करेगी? हमारे सिटीजन्स, जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट, और इवन नॉन सिटीजन्स भी जो यहाँ पर आके रह रहे हैं, वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान नहीं है, उनके पास आईडी कार्ड। सिटीजन और नॉन सिटीजन में क्या फ़र्क है? सिटीजन्स वो हैं जिसके ऊपर आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, हमारा हम वहाँ पर इनरोल हुए हुए एज ए पाकिस्तानी, हम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं। इसके अलावा रेजिडेंट्स और नॉन सिटीजन्स वो हैं जो भी मुख्तलिफ बिजनेस सेटल डाउन करने के लिए या मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे पाकिस्तान में रह रहे हैं। जब वो रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो जो हमारी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट है, वो उसके ताबे हैं। जब तक वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो भी हमारी पॉपुलेशन कंसीडर होंगे सारे। ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? आबादी, बंदे, हम लोग सारे। इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों? अ स्टेट्स पॉपुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इट्स सोसाइटी एंड लेबर फोर्स। इट इंक्लूड्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद वेरिंग बैकग्राउंड, कल्चर एंड नीड्स। अब इसमें मुख्तलिफ तरह के हमारे हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सारे मिलकर स्टेट कहलाएंगे। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि गरीब जो है वो पॉपुलेशन नहीं है। गरीब और अमीर जी। तो क्या स्टेट्स पॉपुलेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इट्स सोसाइटी एंड लेबर फोर्स। अब हर तबके के जो लोग हैं ना, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, वो पॉपुलेशन की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है। हर स्टेटस से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो लेबर फोर्स है, चाहे वो हमारी एलीट क्लास है, सारी को हम क्या कहेंगे, कंसिडर करेंगे स्टेट की पॉपुलेशन। वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं, मुख्तलिफ कल्चरल के हो सकते हैं, मुख्तलिफ नीड्स के हो सकते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड हो सकता है। हर एक को हमने कहना है कि ये हमारी पॉपुलेशन है। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफेक्ट द स्टेट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब जो है ना, कितनी किसी जगह की कितनी पॉपुलेशन है और वो कैसी पॉपुलेशन है, ये ही दो फैक्टर होते हैं जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पे, सोशल कंडीशन पे, पॉलिटिकल डायनामिक पे असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुल्क की रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और उसकी पॉपुलेशन कम है, तो उसमें क्या होगा कि लोगों जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने वाले जब लोग कम होंगे तो वहाँ पर खुशहाली होगी। इसलिए कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। फिर दूसरी बात ये क्या है कि आपकी पॉपुलेशन है किस तरह की सी। आपकी पॉपुलेशन का 90% जो तबका है वो पढ़ा लिखा है अगर, तो जाहिर बात है उनकी थिंकिंग वैसी होगी। उसी तरीके से वो पॉलिटिकली अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, उसी तरीके से उनकी सोशल हैबिट्स होंगी और उसका भी डायरेक्ट असर होगा आपकी इकोनॉमी पे। और अगर दूसरे मुल्क को आप देखें जहाँ पर लिटरेसी रेट कम होगा, इलिटरेट बंदे ज़्यादा होंगे, अनपढ़ बंदे ज़्यादा होंगे, तो उसकी जो है ना, आप देखें जो पॉपुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी। तो ये चीज़ें
असरअंदाज होती हैं पॉपुलेशन में, ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन हम दोनों तरह की चीज़ों को, चाहे साइज़ के लिहाज से जितनी मर्ज़ी कम आबादी हो वो भी पॉपुलेशन ही कहलाएगी, चाहे जितनी मर्जी अनपढ़ लोग हों वो भी पॉपुलेशन कहलाएगी, चाहे जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों तब भी पॉपुलेशन कहलाएगी, चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा आबादी हो वो तब भी पॉपुलेशन कहलाएगी। यानी कि साइज़ और जो उसका स्टेटस है या कंपोजिशन है पॉपुलेशन किस तरह की, वो अफेक्ट नहीं करता, पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, द स्टेट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेल बींग्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब स्टेट की जिम्मेदारी क्या है कि उसने इनके राइट्स, जितनी भी जैसी भी आपकी पॉपुलेशन है उनके राइट्स का ख्याल रखना है और उनकी हिफाजत करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो गया, स्टेट डिक्लेयर करवाने के लिए हमने पॉपुलेशन को अपना बताना है कि जी हमारी वेल डिफाइंड पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या चीज़ साबित करनी है, टेरिटरी, कि हमारे पास टेरिटरी है। डेफिनेशन क्या होती है टेरिटरी की, टेरिटरी रिप्रेजेंट द फिजिकल लैंड एंड जियोग्राफिकल एरिया ओवर विच अ स्टेट एक्सरसाइज इट्स सोवेरेनिटी। इट इज़ डिपेंड इट इज़ डिफाइंड बाय स्पेसिफिक बॉर्डर एंड बाउंड्रीज। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास सेकंड एलिमेंट के तौर पे ख़ास एक खित्ता है जिसका स्पेसिफिक बॉर्डर और बाउंड्रीज है, इसके अंदर हमारी पॉपुलेशन रहना चाह रही है। ठीक है, ये हमने साबित करना होता है। हम ये क्या कर रहे हैं, स्टेट के एसेंशियल्स पूरे कर रहे हैं वन बाय वन। पहला हमने कर दिया कि हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, दूसरा हमने साबित करना हमारे पास बॉर्डर्स हैं, बाउंड्रीज हैं। टेरिटरी डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ ए स्टेट्स ज्यूरिसडिक्शन, इट इनकम्पासेस ऑल द लैंड्स वाटर एयर स्पेस। अब जो होती है ना बाउंड्री, वो हमारी लैंड के ऊपर भी होती है, ज़मीन के ऊपर भी, पानी के ऊपर भी होती है और हमारी हवा के ऊपर भी होती है। सुना है ना आप लोगों ने कि हमारी मर्ज़ी के बगैर, पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर कोई हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हमारी फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से जितने भी जो एयरप्लेन्स होते हैं वो गुजरते हैं। जब जहाज़ गुजरते हैं तो उनको पहले हमारे से परमिशन लेनी पड़ती हैं, अगर वो किसी और कंट्री के हैं, किसी और स्टेट के हैं, तो इसका मतलब है ये हमारी फ़िज़ाई हदूद हैं, फ़िज़ाई बॉर्डर्स हैं। इसी तरह पानी में अगर आप चले जाएं तो कुछ जो समुंदर होता है ना, उसके कुछ माइल्स तक, कुछ किलोमीटर्स तक उस मुल्क का हिस्सा होता है, वो जिस मुल्क के साथ वो अटैच हो रहा है। ठीक है, उस पानी में किसी भी बहरी जहाज़ को एंटर होने से पहले हमारे जो परमिशन लेनी पड़ती है उस स्टेट की। इसी तरह लैंड का हिसाब ने इंडिया और पाकिस्तान में देखा है, बॉर्डर सुने हैं ना, इस तरह अफ़गानिस्तान तमाम तरफ से हमारा जो बॉर्डर्स हैं, अगर उसके अंदर एंटर होना है किसी ने, उन बाउंड्रीज़ में आना है, तो हमारी परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता। यही टेरिटरी है। तो टेरिटरी हमारी कहाँ पर होगी, लैंड में भी, पानी में भी, फ़िज़ा में भी। ये हमारे बॉर्डर्स हैं, इनकी खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा। हमने इसको वेल डिक्लेयर बताना है कि हमारे पास स्पेसिफिक बॉर्डर्स हैं, स्पेसिफिक पॉपुलेशन हमारी रह रही है। ये दो हमारे इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं। द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ए स्टेट इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इसी की बेस पे जंगें होती हैं। हम कहते हैं ना हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वहाँ पर जो हमारे कहते हैं जी, जो इंडिया ने क्या करा है, हमारे जो बॉर्डर के पास देहात हैं वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी है, हम फिर उनके फायरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हम निगेशन कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज़ की, बॉर्डर्स की, और इसके ऊपर ही जंगें हो जाती हैं। डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशंस फॉर स्टेट सॉवरेनिटी। और जो ये हमारी इलाकाई हदूद के अंदर कोई बंदा हमारी मर्ज़ी के बगैर, यानी हमारी गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर दाखिल होता है, इसको ही हम कहते हैं कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट। अब जब हमने दो चीज़ें प्रूव कर दी कि हमारी ख़ास पॉपुलेशन, हमारी एक टेरिटरी है, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं हमारे, अब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट इज़ द ऑर्गेनाइज सिस्टम और अथॉरिटी विद इन द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉस, मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स एंड रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। हम गवर्नमेंट किसको कहते हैं, एक अथॉरिटी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अथॉरिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लॉज बनाएगी, इन्फोर्स करेगी, तमाम पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करेगी और रिप्रेजेंट करेगी एज ए स्टेट का। गवर्नमेंट इज़ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है थ्रू विच द स्टेट एक्सरसाइजेज इट्स अथॉरिटी। पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है आगे, ठीक है, वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है हमारी गवर्नमेंट, एक्सरसाइज करती है अथॉरिटीज स्टेट के बिहाफ पे। ठीक है, इट कंप्राइजेस वेरियस ब्रांचेज इंक्लूडिंग एग्जेक्टिव। इसकी आगे ना तीन शाखें होती हैं, तीन ब्रांचेज होती हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। गवर्नमेंट के क्या हो गए ऑर्गन्स, तीन, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस इनकी होती हैं, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो तमाम पावर्स एक्सरसाइज जो करती हैं। किसकी पावर्स, जो पावर्स होती हैं स्टेट की, अथॉरिटीज़
गवर्नमेंट क्या करती है, एस्टेब्लिश लॉज करती है, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करती है और फिर पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट का ये काम है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स, तमाम जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं हमारे, फॉरेन मैटर होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हमने बाकी स्टेट से मुख्तलिफ तरह की डीलिंग्स करनी होती हैं, तो वो सारी कौन करता है, हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट करती है। तो तीसरा एलिमेंट हमारा होता है, हमने अगर किसी यूनिट को स्टेट डिक्लेयर करवाना है इंटरनेशनली, तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारे पास टेरिटरी भी है और हमारे पास एक वेल डिफाइंड गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास। उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है नंबर 4 पे, सोवरेनिटी। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और हम कहते हैं जी हमारा सेपरेट एक एंटिटी है, हमें स्टेट डिक्लेयर किया जाए, तो हमें साथ ये भी मानना होता है कि सोवरेनिटी, हम हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई हमारी मर्ज़ी के बगैर मुदाखलत नहीं कर सकता। Sovereignty donates the supreme authority of a state to make decisions and govern its internal and external affairs independently, free from external control। sovereignty का मतलब ये होता है कि हमारी जो स्टेट है, तमाम हमारे मैटर्स के ऊपर जो फैसले लेने की अथॉरिटी है वो स्टेट के पास है और वो इंडिपेंडेंटली फैसले लेगी, कोई भी एक्सटर्नली हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट सेफ गार्ड द स्टेट्स ऑटोनॉमी एंड नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इंटरनेशनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसको सेफ गार्ड भी करता है इंटरनेशनल लॉ। और इसके अंदर ये साबित किया जाता है, ये या कहा जाता है कि तमाम अदर स्टेट्स जो हैं वो बाउंड हैं कि वो इंटरफेरेंस ना करें किसी और स्टेट में। ये इंटरनेशनल लॉ भी है, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस करती हैं स्टेट एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो जाहिर बात है जो स्टेट होगी, जो गवर्नमेंट होगी उस मुल्क की, उसको इतराज़ होगा। जब इतराज़ होगा तो उसके पास पावर भी है, उसके पास फ़ौज भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो वो पहले तो आपको ज़बानी रोकने की कोशिश करेंगे कि जी हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें, हमारी बाउंड्रीज़ की खिलाफ वर्जी ना करें, हमारे किसी भी तरीके से हमें तंग ना किया जाए। अगर आप नहीं बाज आएगी दूसरी स्टेट तो फिर वो पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब वो पावर का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी स्टेट भी ये काम कर सकती है। तो इसकी वजह से ही लड़ाइयाँ फिसाद आगे बढ़ जाती हैं और फिर जंगें होती हैं दो स्टेट्स के दरमियान में। तो सोवरेनिटी को, खुद मुख्तारियत को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है इंटरनेशनल लॉ में भी। इट मीन्स द स्टेट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। का मतलब क्या है कि जब हमने सोवरेनिटी क्लेम कर ली तो स्टेट के पास ही राइट है सिर्फ कि लॉज बनाए और डिप्लोमेसी वहाँ पर डिप्लोमेटिक जॉब किए और इंटरनेशनली भी डील करे तमाम अफेयर्स को। सोवरेनिटी इज़ ए की फैक्टर इन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेटहुड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो सोवरेनिटी है वही हमारा की फैक्टर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने स्टेट अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है इंटरनेशनल लेवल पे एज ए स्टेट, अगर हमारे पास पहले 3 ऑर्गन्स हों तो 3 हमारे एलिमेंट्स होंगे भी, हमारे पास टेरिटरी भी है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारे पास वेल डिफाइंड गवर्नमेंट भी है, पूरा सिस्टम है, लेकिन हम सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर रहे। हाँ, हम ये कह रहे हैं हम तो सॉवरन नहीं है, ठीक है जी, हमारा फैसला कोई और मुल्क कर सकता है। अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम स्टेट की डेफिनेशन में से निकल गए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम सोवरेनिटी को क्लेम नहीं करते, अपने मामलात खुद हल नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। ये हमारे 4 एलिमेंट हो गए, स्टेट की डेफिनेशन हो गई। अब हमारा टॉपिक है की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इंटरनेशनल लॉ में क्या है, वही सोवरेनिटी है जिसे हमने डिस्कस कर लिया। की करैक्टर इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए अपने आप को स्टेट डिक्लेयर करवाने में नंबर 1 सोवरेनिटी, ठीक है, कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को विदाउट इंटरफेरेंस हम खुद ही करेंगे, कोई हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बाकी तमाम स्टेट्स को बाउंड किया जाता है कि जी जो फ़लाँ स्टेट है उसकी इंटरनेशनली आपने रिकॉग्नाइज ये स्टेट हो गई है और अब इसकी टेरिटोरियल की इंटेग्रिटी को सबने इज़्ज़त देनी है प्रॉपर तरीके से और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट अगर है, गवर्नमेंट हमारी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, फुल फ्लेज अथॉरिटी होनी चाहिए और उस गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होनी चाहिए कि वो तमाम करे एडमिनिस्टर लॉज एंड पॉलिसीज़ इन इट्स टेरिटरी। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तब ही इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अगर किसी भी वक्त आपकी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही, आपके गवर्नमेंट को में इंतशार हो गया, जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट को नहीं मान रहे हैं, किसी वजह से भी आप की जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको चैलेंज
चेंज कर देते हैं, बगावत हो गई है, तो अगर एक ख़ास वक्त तक तो अगर उसको गवर्नमेंट काबू में ले आए उस बगावत को तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर कंसिस्टेंटली ऐसा ही इन्वायरमेंट रहता है कि आपस में इंतशार है, गवर्नमेंट और उसके अपने सिटीजन्स में ही आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गई हैं और बगावत हो गई है, तो फिर इंटरनेशनल जो लेवल पे है ना उसको स्टेट को बाकी जो इंटरनेशनल लॉ जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो भी इंटरवीन करती हैं, उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करती हैं, वहाँ पर उस गवर्नमेंट का नफाज करवाया जाता है जो जिसको जनरल विल ऑफ द पीपल के मुताबिक हो, तमाम लोगों की रजामंदी के मुताबिक हो। अगर ये चीज़ करने में कामयाब हो जाए वो बंदे खुद या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एजेंसीज तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ ना हो और यही चीज़ सस्टेन करती जाए, बहुत अरसे तक रहे और आप विदाउट गवर्नमेंट आपका मुल्क चल रहा हो, तो इसका मतलब आपका मेन एसेंशियल एलिमेंट ख़त्म हो गया। जब मेन एसेंशियल एलिमेंट ख़त्म हुआ तो इंटरनेशनल लॉ अपनी रिकॉग्निशन हटा लेता है। इंटरनेशनल जो फॉरम्स होते हैं वो कहते हैं जी आप स्टेट की डेफिनेशन में से निकल गए हैं, अब आप स्टेट नहीं रहे। जब वो ये डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद आपकी पॉपुलेशन, आपकी टेरिटरी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। जो इर्द गिर्द के और ममालिक होते हैं वो आपके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। उस वक्त आपको ये नहीं समझा जाएगा कि किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। इसलिए अपने तमाम एलिमेंट्स को एक सही रखना, अपने मुल्क के तमाम एलिमेंट्स को सही रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉपुलेशन किसी जगह की कम हो जाती है, किसी ऐसी स्टेट की, किसी ऐसी कंट्री में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिसकी वजह से आपकी आबादी ख़त्म हो जाती है, तो अगर आबादी ख़त्म हो गई बाकी तीन एलिमेंट्स आपके पास रहे भी, गवर्नमेंट भी रही आपके पास, वो जो है वो भी रहे, आपकी टेरिटरी भी रही, आपकी सोवरेनिटी भी रही, तो जब बंदे ही ख़त्म हो गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट खत्म हो गई तो कोलैप्स हो गया सारा सिस्टम। तो ये चारों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट भी अगर मिस हुआ तो आप स्टेट की डेफिनेशन में निकल गए। जब आप स्टेट की डेफिनेशन में निकल गए तो आप इंटरनेशनली आपकी कोई एंटिटी नहीं रही इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारे पढ़ रहे हैं। अब जो स्टेट होता है उसका क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कैपेसिटी होती है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, नंबर 4 हेडिंग है ये। क्या स्टेट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू ट्रीटीज, engage in diplomatic relations and participate in international organizations. They can sue or be sued in international courts. अब मैंने आप लोगों को यूनाइटेड नेशन यूएनओ पढ़ाया, वो लेक्चर मौजूद है, वो जाके पढ़ें देखें। फिर हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, पूरा फॉरम हमने डिस्कस किया। तो जो स्टेट होती हैं उनकी कैपेसिटी होती है इन फॉरम पे जाके साइन करने की कॉन्ट्रैक्ट। कोई एक आम इंडिविजुअल, एक बंदा नहीं कर सकता। इवन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कोई भी साइन कर सकता इंटरनेशनल लेवल पे। जब वो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट बन के जाके ट्रीटीज साइन करते हैं तो इसका मतलब है स्टेट की कैपेसिटी होती है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस कायम कर सके। इस तरह तो गवर्नमेंट्स आती और जाती रहती हैं। एक गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे वो आने वाली गवर्नमेंट्स के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया होता, वो स्टेट ने किया होता है। तो जब स्टेट के तमाम एलिमेंट्स हमारे पूरे होते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है इंटरनेशनल रिलेशन कायम करने की, मुख्तलिफ ट्रीटीज साइन करने की, मुख्तलिफ मुआहदात करने की। और इसी तरह स्टेट को आप सू भी कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ वो स्टेट सू भी कर सकती है। अगर स्टेट देखती है कि मेरी किसी भी तरीके की खिलाफ वर्जी हो रही है बाउंड्रीज़ की, तो जो है ना वो आपका सू कर देती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में। और इसी तरह स्टेट्स के खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अदर स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम रिकॉग्नाइज अ न्यू स्टेट सोवरेनिटी। अब जो हमारा ये है कि जो हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, वो क्या है कि हम उसको एज ए स्टेट नहीं मान रहे, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि उसके लिहाज से उसकी जो इलाकाई हदूद हैं वो सही नहीं है, वो सही टेरिटरी की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरता। हम उसकी पॉपुलेशन को नहीं मान रहे, हम उसकी गवर्नमेंट को नहीं मान रहे, कोई भी किसी एक एसेंशियल को ना मानते हुए हम क्या कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनली हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे स्टेट को। और बाकी कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ भी कर रही हैं। तो इस तरह इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होती है स्टेट्स की। तमाम स्टेट्स किसी को स्टेट मानती हैं, स्टेट की सोवरेनिटी को मानती हैं। फिर डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन होती हैं, आपस में ट्रेड हो सकती है, आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस कायम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं स्टेट के अंडर इंटरनेशनल लॉ। स्टेट्स हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। हर स्टेट की जिसके तमाम एलिमेंट्स पूरे होंगे इंटरनेशनल लॉ के तहत अगर देखा जाए तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, उसके राइट्स भी होंगे और उसकी ड्यूटीज़ भी होंगी। और दे आर बाउंड बाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कॉवेनेंट एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। और तमाम जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमने पढ़े थे वो सारे उसके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर हमारी स्टेट की तमाम एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं। ये हमारा ख़त्म हो गया। ये हमारे यहाँ से आगे आगे 15 MCQs हैं। ये आप लोगों ने 1 by 1 इसको मैं आगे कर रही हूँ। ये MCQ नंबर 2 है। यहाँ पर आपने स्टॉप करना है, इसको लिखना है अपने पेपर पे, ठीक है। और इसको फिर अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है कि राइट ऑप्शन क्या है। MCQ नंबर 3, 4
5 6 क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, क्या प्राइमरी लॉ उसका रोल है स्टेट का। ठीक है, ये आपने MCQs पढ़ने हैं, इसको ट्राई करना है कि आप इसको सॉल्व करें। एंड पे इसी तरीके से इसकी आंसर की दे रखी है, उसके बाद आपने लास्ट में मैच करना है इसका, और उसके बाद क्या करना है कि आपने इसको जो आपका आंसर्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर देने हैं विद रोल नंबर 13, 14, 15। ये 15 MCQs हो गए आपके। उसके बाद ये आपकी आंसर की है। पहले आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं करना, आंसर की इसको नहीं देखना पहले, और उसके बाद पहले अपने अटैम्प्ट कर लेने, उसके बाद आंसर की के साथ आपने इसको मैच करना है, और मैच करने के बाद जो रिज़ल्ट है अपना अपना ऑनेस्टली अपने रोल नंबर और नाम के साथ कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के अंडर शेयर करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 12 भी इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म होगी। उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी प्राइमरी रोल्स एंड सेकेंडरी रोल्स ऑफ ए स्टेट। ठीक है, लेकिन उसको अपलोड करने से पहले मुझे इसके ऊपर आप लोग इस वीडियो के ऊपर आपका फीडबैक चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों का सही तरीके से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्लियर होगा, डेफिनेशंस ऑफ स्टेट्स आती होंगी, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट आते होंगे, इंटरनेशनल लॉ की नज़र में स्टेट क्या होती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ही आपको आगे उसके प्राइमरी और सेकेंडरी जो रोल्स होंगे, फंक्शंस होंगे स्टेट के, जिम्मेदारियाँ स्टेट की क्या होती हैं वो समझ आएगा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, कमेंट करें रिज़ल्ट अपना, और उसके बाद इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ या और लोग जो भी लॉ की टॉपिक्स को मुख्तलिफ समझना चाहते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।